पहचान नहीं, तुझे नाम कमाना अब भी बाकी है। सिर्फ चेहरा झुलसा है तेरा, शरीर में जान अभी भी बाकी है। Extending our warmest greetings to the people tuning in, we are so excited to introduce you all to our guest for the day, Miss Pramodini Rao, who is a proud acid attack fighter, a motivational speaker, a passionate campaigner, and also a classical dancer. In 2019, she was just like any other 16-year-old girl with eyes full of rosy dreams and aspirations. Today, she has made her 16-year-old self proud by living her life with hope and positivity and sharing her journey with those around her to uplift them and tell them that they're as strong as they wish to be. Today, she is a confident diva with the acid scars as her armor and her sheer determination as her guiding light. She has won numerous accolades, few of which are the Z Sarthak Award, the Prerna Award, the State Award on International Day of Persons with Disabilities in 2018, the Odisha Mirror Award in 2019, and the JD Annual Design Awards in 2018. तो मैम, आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है कि हम पिछले कुछ दिनों से आपके काफी इंटरव्यूज सुन रहे हैं और आपसे बात भी कर रहे हैं, और हमें आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी के बारे में पता है। लेकिन क्या आप हमारे लिसनर्स को भी थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता सकती हैं, ताकि वो भी आपसे प्रेरणा और इंस्पिरेशन ले सके? ऑफ कोर्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आई एम एन एसिड अटैक सर्वाइवर। आई हैड एन एसिड इन 2009। जैसे कि she told कि when I was 16 years old, I got acid attacked. मेरी लाइफ की जर्नी ऐसी थी कि मैंने बचपन से ही स्ट्रगल लाइफ देखा है। स्ट्रगल को मैंने बहुत इतने दर्द स्ट्रगल को इतने करीब से देखा है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें भी मतलब बाद में आने लगी। जब मैं छोटी थी, लाइक 4 इयर्स की, और आई हैव 2 सिस्टर, मेरे और कोई भाई नहीं। मेरे पापा के अचानक इलेक्ट्रिक शॉक से डेथ हो गया। जिसकी बेटी सी सर से पापा का छाया छूट जाता है, उनकी परिवेशन, उनकी जो परवरिश, माँ को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इतना कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, फिर भी हमारी लाइफ हम अच्छे से जी रहे थे। मैंने हमेशा सिखाया कि अपनी मेहनत से कुछ करने की कोशिश करो। उस टाइम मेरी माँ हमेशा, आई हैव अ वंडरफुल मदर, लाइक मैं भगवान से हमेशा एक खुश, मतलब खुश, खुद को प्राउड फील करती हूँ। मुझे भगवान ने इतना अच्छा मदर दिया है। हमेशा एक फ्रेंड की तरह उसने मेरा साथ दिया था, मेरी माँ ने। तो उसने हमेशा ऐसे ही बढ़ाया था। तो हम मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, बोर्ड स्कूल कंप्लीट हुई। आई वॉज ऑलवेज माई फोकस ऑन माई स्टडी। तो आई वॉज ए क्लासिकल डांसर से टोल्ड। मैं डांस के लिए इतनी क्रेजी थी कि, बट अनफॉर्चुनेटली डांस में मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। मेरे घर में जो भी फूफा बुआ वगैरह थे वो नहीं सपोर्ट कर रहे थे। फिर भी मैं डांस कुछ ना कुछ करके कर रही थी। सो 10th कंप्लीट होने के बाद मैं 2008 में मैंने 12th एडमिशन किया, 11th एडमिशन किया। मेरा कंटिन्यू 11th का अच्छे से चला। फिर 12th के टाइम एक दिन हमारे कॉलेज के पास एक ग्रुप आए हुए थे। उनमें से एक लड़का था 28 साल का। हाँ, वो एक आर्मी पर्सन था, आर्मी मैन था, आर्मी में ही जॉब कर रहा था उस टाइम। सो उसने कॉलेज के पास ऐसे देखा, तो फिर मेरी फैमिली को मैरिज प्रपोजल दिया। तो मेरी फैमिली सेड कि नो, बिकॉज आई वाज जस्ट 16। बट वो नहीं माना। वो बार बार कन्विंस करने की कोशिश किया, तमाम सारे अप्लाई की उन्होंने, मतलब लाइक पैसा दिखाने की, लोग बहुत सारी चीजों में वो हमारे घर को इम्प्रेशन जमाने के लिए उसने बहुत सारे कोशिश किया, लेकिन उसकी कोशिश हर सिचुएशन में नाकाम रहा। उसके बाद उसको लगा कि जब फैमिली वाले नहीं मान रहे, हमारे घर में लैंडफोन भी काट के रख दिया गया, क्योंकि वो लैंडफोन में इतनी परेशान कर रहा था। तो उसके बाद लाइक उसने सोचा कि मैं एक लड़की हूँ, मेरी कमजोरी होती है, रास्ते पे जाती हूँ तो कॉलेज में, तो उसको लगा कि अगर उसको परेशान करूंगी तो शायद वो मेरी बातों में आ जाएगा। मैं जब कॉलेज आना जाना करती थी तो वो मेरे पीछे फॉलो करता था और मुझे बुलाता था पीछे से, फिर भी मैं इग्नोर करके चली आती थी। लेकिन ये एक लिमिट्स हद क्रॉस कर दिया उसने। एक दिन मैं आ रही थी मेरे दोस्तों के साथ, तो उसने मेरे साइकिल को रोक दिया और उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया था। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि हाथ छोड़, नहीं तो तुझे चप्पल से मारेंगे। तो उसको वो एक ईगो हर्ट हो गया। तो
तो वहां से मैं चला गया था। फिर मैं घर आ गई, मैं रोने लगी क्योंकि आज वो हाथ पकड़ रहा है, क्योंकि उस टाइम रेप केस मैंने बहुत सुना था, मैंने एसिड के बारे में नहीं सुना था, एसिड क्या होता है, एसिड कौन सी चीज के लिए यूज करते हैं, मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो सुनने के तो वो अलग बात है। जब मैं घर में बताया कि वो आज हाथ पकड़ रहा है तो आज कल कुछ भी कर सकता है, क्यों नहीं कुछ कर रहे हो। तो मेरे जो फूफा के बेटे लोग तो वो मेरे से 10-15 साल बड़े बड़े हैं, तो उन्होंने जाकर, वो लड़के हैं, अपने ब्लड गर्म है तो जाकर मार पिटाई कर ली, आपस में चैलेंज लगा दिया। तो उसने बोला कि वो मेरी नहीं हो सकता तो मैं किसी की नहीं होने दूंगी। तो मेरे भाई ने बोला कि तुझे जो करना है कर ले, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी बैड लैंग्वेज में। तो फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं डर था, ये तो लड़का आ गए लेकिन बीच में तो मैं ही कल जाती हूँ, कोई सेफ्टी नहीं है। तो फिर मैं खुद को रोका कि नहीं, मैं अभी कॉलेज नहीं जाऊंगी। ये 2009 के जनवरी की बात थी। हाँ, वो पूरा एक साल 2008 में मुझे पीछे पड़ता रहा, पूरा एकदम मुझे मेरी सिचुएशन को खराब कर दिया। लोग बातें बनाने लगे कि इसके पीछे क्यों पड़ा है, इतने सारी लड़कियां जाती, उंगली हमारे ऊपर उठता है। तो मैं मतलब आई वॉज वेरी ओरिड, सीरियसली मैं इतनी स्ट्रेस में थी या सच में लोग, मुझे सबसे डर लग रहा था मेरी पर्सनालिटी, मेरी कैरेक्टर को लेकर कोई कुछ ना बोले। मैं कल मेरे अपनी बैच पे जो बॉयफ्रेंड, जो स्कूल के जो बॉयफ्रेंड होते, जो लड़का दोस्त होते, उनके साथ भी रोड पे आना मैं डरती थी कहीं कुछ बोल ना दे कि यार ये लड़के के साथ आ रहा है, बल्कि वो मेरी दोस्त होकर भी। तो मेरी सिचुएशन ऐसा ही था, मैं बहुत ही सेमी सी थी, डरती थी कि मेरी कैरेक्टर को कोई बोल ना दे। तो फिर उसके बाद मैं जब घर में रहा तो ऐसे 15 डेज चला गया, तो उसको लगा के सारे रास्ते बंद है, घर में फोन काट दिया गया था उसकी वजह से। तो उसने एक प्लान किया, तो उसने मेरी चाची के फोन में फोन किया कि मैं दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूंगा और मैं अपनी गलती मान रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत परेशान किया अपने परिवार को, आपके परिवार को। तो हमारे घर वाले तो उसकी बातों में बिलीव नहीं करे थे, उसने ऐसे कह के फोन काट दिया कि मैं दोबारा नहीं डिस्टर्ब करूंगा उसको। फिर भी मैं ऐसे 5-6 डेज तक रुका। तो मुझे लगा कि ठीक है, मुझे अभी कल जाना जाना करना चाहिए। ऐसे ही 1 महीना ऐसे गुजर गया, जैसे लगा कि नहीं अब कुछ वो फॉलो नहीं कर रहा है या फोन नहीं कर रहा है या घर के पास नहीं आ रहा है। तो मैं अपनी लाइफ बेस्ट तरह से जीने लगी, जिस तरह से जी रही थी, कॉलेज जाना, ट्यूशन जाना, सब कुछ तो ऐसे कर रही थी। तो फिर ऐसे ही फरवरी चला गया, मार्च चला गया, तो अप्रैल की महीना था। तो मैं अपनी छोटी मौसी के घर गई थी अपने बड़े पापा के बेटे के साथ। तो हम दोनों ऐसे सामान देने के लिए गए थे, माँ ने भेजा था, तो हम दोनों रिटर्न कर रहे थे। तो उससे पहले वो मेरी हर डिटेल्स ले रही थी, मेरे घर के पास लोग मिले हुए थे, मेरे कॉलेज के पास लोग मिले हुए थे, मुझे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी। जब मैं घर में बताती थी तो मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि तुझे वो भड़का रहे, तुझे उस तरफ से ध्यान दे रहे, तेरे पढ़ाई डिस्टर्ब करे, तो क्यों इतना माइंड लगा रहा है, तो क्यों इतना डर रहा है। तब मुझे लग रहा था शायद सही, क्योंकि दोस्तों में तो अक्सर ही बातें बनाने होते, क्योंकि सोसाइटी ऐसे ही है तो बातें को बड़ा करने में तो माहिर है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। लेकिन ये सच था, हम लोगों को एकदम आइडिया नहीं था, वो सच में हमारी इंफॉर्मेशन ले रही है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे घर में क्या कब हो रहा है, सब कुछ एवरीथिंग। तो फिर मैं रिटर्न कर रही थी तो देखा कि सामने से 2 लड़के बाइक से आ रहे, वो पीछे बैठा हुआ था और उसको देख के एकदम शॉक थी, वो क्यों आया है हमारे एरिया में। तो ऐसे ही और जब मैं इसको देखा तो मैं सोच रही थी शायद वो आया होगा, वो तो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही मेरे दिमाग में चल रहा था। तो फिर वो मुझे क्रॉस करके चला गया, तो फिर पीछे से गाड़ी की साउंड आई जोर से, तो मैंने पीछे टर्न करके देखा, मैं साइकिल में बैठी हुई थी, तो गाड़ी वो यूटर्न कर रहे, तो यूटर्न करके सामने से चले गए, फिर सामने से यूटर्न करके हमारी साइकिल को रोक दिया। तो मेरी जो बड़े पापा के बेटे, वो मेरे से 1 साल बड़े हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। तो उसने बोला कि क्यों रोका आपने हमारी साइकिल को, तो उसने बोला मुझे बात करनी है रानी से। तो मैंने बोला कि मुझे आपसे कुछ भी बात नहीं करे, क्यों आप बार बार आ जाए तो परेशान करने के लिए। तो उसने बोला मैंने तो कमिटमेंट रखा था, 2.5 महीने से आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने बोला अभी क्यों आए हो, तो उसने बोला कि मैं लेने आई हूँ, अगर मेरे साथ नहीं जाओगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ गया। मैंने बोला अगर मेरे शरीर में हाथ लगा के देखोगे ना, मैं चिल्लाऊंगी यहाँ पे प्रॉब्लम, मुझे वही डर था वो मुझे पकड़ ना ले।
लेकिन उस टाइम उसके हाथ में एक बॉटल था, वो एकदम मेरे सामने खोल रहा था। सो मैं उस टाइम में यही आई वाज थिंक कि मतलब वो हमेशा नशे की हालत में हमारे घर में फोन करके इमोशनल ड्रामा करता था। तो मुझे लग रहा था वो वही करने आया है कि मेरे सामने ऐसे दारू पिएगा, इमोशनल ड्रामा करेगा, शायद मैं उसकी बातों में आ जाऊं। तो मैंने बोला तुझे जो करना है कर ले, मेरे मेरे बॉडी को टच करेगा तो मैं यहाँ से पब्लिक बुलाऊंगी, चिल्लाऊंगी, और आराम से यहाँ से चले जा, नहीं तो यहाँ से तमाशा मत खड़ा कर। तो मैंने भाई को बोला भाई चला तो साइकिल। मैं ऐसे ही खड़ी थी, बैठने बैठने जा रही हूँ तो वो मैं देख रही हूँ वो बॉटल खोल रहा है। तो मैं इग्नोर किया, जब मैं सर झुका के बैठने जा रही उसने मेरे सर पे थ्रो करना शुरू किया। तो मैं इसको रोकने की कोशिश करी कि क्या कर रहे हो आप मेरे साथ, ऐसा क्या कर रहे हो। मैं उसको ऐसे पूछते जा रही हूँ, वो इतना लंबा सा इंसान था, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जब मेरे भाई ने उसको कंट्रोल किया तो मेरे भाई को उसने लात मार दिया। तो गाड़ी स्टार्ट में थी, जो आदमी गाड़ी चला गया था वो एकदम प्लान में आए थे, तो वो गाड़ी स्टार्ट में रखा था, वो वहां से भाग गया और गाड़ी रोड को उस तरफ से थी। तो वो गाड़ी में बैठा तो चिल्ला के बोला कि तुम मेरी नहीं हो सकते तो मैं किसी की नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था वो क्या क्या डाला मेरे ऊपर, मुझे कुछ कुछ गरम कुछ कुछ नरम लग रहा था। तो आफ्टर मतलब फ्यू सेकेंड आई रियलाइज्ड सीरियसली, मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने जिंदा आग लगा के चला गया है। मुझे ऐसा ही फील हो रहा था, मैं चिल्ला रही थी, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे बाल खोले हुए थे और मेरे बाल टूटने शुरू हुए, मेरी स्किन एकदम टाइट हो जा रहे थे मेल्ट होके। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, मुझे क्या मेरी आंख में मतलब धुंधलापन नजर आ रहा था, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था मुझे ऐसा क्या हो रहा है। तो मुझे आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वो पेट्रोल डीजल डाल के मेरे ऊपर माचिस लगा के चला गया, क्योंकि धुआं निकल रहा था मेरी पूरी बॉडी से। तो मैं रोड पे गिर गई, चिल्लाना शुरू किया। तो पब्लिक ने क्राउड बना ली, तो आधे से आधा पब्लिक तो तमाशा देखने के लिए आते हैं। तो उस टाइम किसी के पास फास्ट ट्रीटमेंट की कोई भी एहसास नहीं थी, क्योंकि इस मुद्दे पे कोई बातचीत नहीं हो रहा था। 2013 में इसके ऊपर लॉ आया तो उसके अवैध कोई नहीं थे कि इसका फास्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, बल्कि ये आम इंसान के हाथों में है। अगर ऐसे केसेस होते हैं आपके सामने, आप इजीली आकर उसको मतलब एक सेफ एरिया में लेकर उसके ऊपर जितना चाहो उतना पानी डालो, मतलब जिस पार्ट्स में एसिड डाला गया उसको झुका के। अगर स्ट्रेट डाल दोगे तो बॉडी और पार्ट्स में एसिड फैल जाएगा और वो डैमेज कर देगा। उसको झुका के पानी जितना पानी डाल सकते हो डालो, उसके बाद उसको हॉस्पिटल भेज दो, एंड पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दो। लेकिन उस टाइम किसी को ये बात नहीं पता था, जो मेरे लिए बहुत खतरा हो गया, क्योंकि एसिड एक ऐसे केमिकल है, वो सिर्फ चेहरा नहीं जलाते, वो बड़े बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डैमेज कर देता है। तो किसी को नहीं पता था। तो लोग लोग एकदम शॉक में थे इसके ऊपर ऐसा। उसकी बॉडी, मेरी बॉडी पूरा तांबा कलर हो गया था, लाइक पीला कलर हो गया था, उसके बाद धीरे धीरे डार्क होना शुरू हो गया। तो इसके ऊपर किसने क्या डाला मेरे कोई सोच नहीं लग पा रहा था, क्योंकि धुआं निकल रही थी लेकिन आग नहीं दिख रही थी। तो फिर जो गांव के जो छोटे मोटे होते हैं ना, जो ज्वेलरी शॉप वाले, जो छोटे छोटे रिपेयरिंग करते हैं हमारे ज्वेलरी को, तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया है। जिनको पता था तेजाब के बारे में तो वो सब हैरान थे, शॉक में थे, जिनको नहीं पता था वो एकदम खामोश खड़े थे। तो कोई मुझे हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं पानी पानी मांग रही थी, कोई भी पानी नहीं दे रहा था। सब डर रहे थे कि अगर पानी दे देंगे तो उसकी जान चली जाएगी, उसकी स्किन उतर जाएगी, ऐसे ऐसे सोच रहे थे। तो फिर मेरी मौसी के देवरी, जो देवर आए, तो वो वही पास में उनका घर था, जस्ट वो अराउंड 1 किलोमीटर। तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने मुझे मेरे उनके कांधे पे डाल दिया, उनके कांधे भी बंद हो गया था। लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, यार कांधे पे मत डालते थे, कांधे जल रहा है। तो उन्होंने मुझे बुरे में ढांक के घर तक ले आए। तो वहां से मुझे घर में सबको पता चल गया था, क्योंकि पूरा हाईलाइट हो गया था, बातें पूरा लोगों तक फैल गई थी। मेरी माँ ने मुझे गोद ले ली, मेरी माँ की एक साइड हैंड और ब्रेस्ट ब्रेली डैमेज हो गया था एसिड से, इतनी हार्मफुल था वो। और वो जो एसिड उसने मेरे पर डाला था, वो ज्वेलरी में जो एसिड यूज किया जाता है, तो वहां से मुझे हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन उस टाइम 2009 में मेडिकल सिस्टम इतना खराब था। डॉक्टर, एटलीस्ट डॉक्टर को तो पता होना चाहिए इसका फास्ट ट्रीटमेंट क्या है, उन्होंने भी वैसा ही किया। मेरी ड्रेस निकाल दी कैंची से काट के, और
उन्होंने मेरे शरीर में बैंडेज कर लिया और मैं चिल्ला रही थी, 1 घंटे के लिए मुझे बेहोश कर दिया नशे की इंजेक्शन देके और मुझे बड़े हॉस्पिटल रेफर कर दिया। रात को ये घटना घटी अप्रैल 18 तारीख सैटरडे के टाइम इवनिंग 6 बजे और मुझे हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया बड़े हॉस्पिटल रात को 10:15 बजे। लेकिन वहां से बड़े हॉस्पिटल सिर्फ 44 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा केस ना 1 आवर लगता है, लेकिन मुझे सुबह 4 बजे पहुंचा गया। वो इसलिए कि मेडिकल सिस्टम में एम्बुलेंस में खराब था। जिस एम्बुलेंस में मुझे भेजा गया है कि एम्बुलेंस अवेलेबल था उस टाइम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो रास्ते में ब्रेक डाउन हो गया और 2 दिन के बाद सेम चुनना होने वाला था। इसलिए जितने भी गाड़ी को हमने कॉल किया, उस टाइम किसके पास स्मार्टफोन नहीं था, छोटे छोटे कीपैड फोन था, तो जिनको कॉल किया उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम गाड़ी नहीं दे सकते। इस वक्त जब वो इलेक्शन के लिए बुकिंग थे, वो 1 घंटे के लिए भी कोई इंसानियत के नाते मदद भी नहीं कर रहा था। तो होल नाइट में रात भर स्ट्रेचर में बिताई। मेरी बॉडी की पूरी कंडीशन बहुत खराब हो गई। तो मैं 1-1.5 घंटे के बाद मेरा होश आना शुरू हुआ, तो मुझे जलन होना शुरू किया। मैं चिल्ला चिल्ला के रास्ते में ही बेहोश हो गई थी, वो रोड पर स्ट्रेचर में सोई हुई थी। तो वहां से मुझे 3 बजे गाड़ी आया, तो वहां से मुझे हॉस्पिटल लेके गए। 4 बजे मैं हॉस्पिटल में पहुंची। तो हॉस्पिटल में पहुंची तो ऐसे ही 3 दिन तक मुझे जमीन पर लेटा गया, क्योंकि बॉर्न पेशेंट बड़े हॉस्पिटल में इतने थे कि मेरे लिए कोई वार्ड भी मतलब बेड भी फांका नहीं था। तो 3 दिन तक मुझे जमीन पे लेटा के ऐसे ही एक साड़ी साड़ी नीचे डाल के मुझे ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन वहाँ उन्होंने भी मेरे ऊपर एक बूंदा पानी नहीं डाला। सोचो 4 डे एक बूंदा भी मेरे ऊपर पानी नहीं डाला गया था। इसकी वजह से मेरी बॉडी की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी। माय बॉडी वाज 180%। सो उसके बाद मैं कोमा में चली गई। आई वाज इन आईसीयू इन फॉर 9 मंथ और मैं कोमा में 26 घंटे के लिए चली गई थी। आई वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। मेरी आंखों में मेरे दोनों आंख बाहर आ गए थे, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। जब मैं कोमा से आई केम आउट कोमा स्टेज, सो आई वाज कम्प्लीटली पैरालाइज्ड स्टेट फॉर 5 years। 5 साल तक जब मैं पैरालाइज्ड स्टेज में रही, तो उस टाइम मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। 9 महीने आईसीयू में रहने के बाद मेरी घर वालों को लगा कि अब कुछ होने नहीं वाला है। जब कोमा से बाहर आई तो मेरी बॉडी पैरालाइज्ड अटैक होता था, कुछ बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे थे। मेरे अंदर बच्चा हुआ था, सिर्फ सांस चल रही थी। दोनों आंखों से ब्लाइंड हो चुकी थी, दोनों आइस बाहर आ गए थे, बड़ी विकलांग हो गई थी, सांस चल रहा है। तो घर वालों को लगा ठीक है भगवान के भरोसे छोड़ दे, उसकी ट्रीटमेंट करके क्या फायदा। तो उसके बाद आता है रिएक्शन, क्योंकि कोई भी सिचुएशन एक लड़की के साथ होता है, सुसाइड की जो रिएक्शन आता है, सिचुएशन वो लोग क्रिएट करते हैं, वो बहुत भयंकर वाला था। वो दर्द से मतलब मौत के साथ बराबर होता है। जब मैं हॉस्पिटल में थी, ऐसे कंडीशन में थी, मेरे घर के साइड में एक अंकल थे, उन्होंने और मेरी खुद की मामा, उन्होंने आकर मेरी पुप्पा को बोला कि पुप्पा ही घर चलाते थे, पुप्पा को बोला कि इसको क्यों जिंदा रखा है, ये जिंदा रह के क्या करेगी, उसको जहर दे के मार दो, नहीं तो डॉक्टर से बोल के इंजेक्शन दे के मार दो। ऐसे ही बोल रहे थे। तो पुप्पा तो ऐसे कर नहीं सकते, उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़कर मुझे जबरदस्ती डिस्चार्ज करके ले आए। इवन कि डॉक्टर टोल कि ये 95% ठीक नहीं हुआ है, 5% जस्ट ठीक हो रहा है। अगर उसको ऐसे हालत में ले जाओगे वो मर जाएगा। वो ठीक मतलब उसकी स्किन एकदम सूखा नहीं, घाव भरा पड़ा है। तो पापा ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, हमारी फैमिली रिच है, लेकिन उनको लगा कि लड़की होना ही सिर्फ ब्यूटी है। जब मेरा चेहरा जल गई, मेरी दोनों आईज बाहर आ गई, मैं विकलांग हो गई, तो बचा सांस तो बच के क्या करेगी। तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर एक दिल है, मेरे अंदर एक मुझे दर्द होता है और मुझे दर्द से बाहर आना है, मुझे तकलीफ से निकलना है, मुझे पेन से मतलब मुझे रिलीफ होना है। लेकिन उन्होंने किसी ने नहीं सोचा एक्सपेक्ट माई मदर। बट मेरी मदर कुछ भी नहीं कर सकती, बिकॉज मेरी माँ के पास ना मैन पावर था ना मनी पावर था। तो मुझे डिस्चार्ज कर आकर घर में पका दिया और 2009 लास्ट से 2014 तक मैं 5 साल ऐसे ही बेड पे पड़ी रही। तो उसके बीच में किस्मत ने फिर भी हालत खराब कर दिया, क्योंकि जितने दिन मेडिसिन दिया गया था 15 दिन के लिए मेडिसिन खत्म हो गया। तो मेडिसिन मेरी पूरी शरीर घाव में भरा पड़ा था, सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स को छोड़कर मेरे घाव गलने लगा।
इतनी गलने लगा कि क्योंकि प्रॉपर हाइजीन मतलब हाइजीन तरीके से मुझे नहीं रखा जा रहा था। माँ जितने भी क्लीन करे वो गांव का धूल धूल तो आता है, डस्ट आता है। फिर प्रॉपर कोल्ड नहीं थी क्योंकि घास सूखने के लिए ठंडा रहने की जरूरत है। जब मैं एसी में रह रही थी, बहुत गर्मी, ओडिशा का गर्मी तो भयंकर वाला होता है, तो उसकी वजह से मेरे घाव गलने लगा। और विदाउट पेन किलर, विदाउट एंटीबायोटिक, वो घाव का दर्द मैंने 2009 लास्ट से 2010 अगस्त तक सहा है। वो मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल था। बात कर रही हूँ, बट मैम मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। ओके। मैम जब आपने इस वक्त, जब आपको घर वापस आना पड़ा था क्योंकि आपके फूफा जी फंड्स नहीं दे रहे थे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए, तो आपने जब इतना पेन सहा तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और आपने अपने आप का साहस कैसे जोड़े रखा कि आपको इससे बाहर निकलना है और आपको ठीक होना है? मतलब आपने अपने अपने आप को ठीक कैसे रखा उन पलों में? एक्चुअली देखिए, जब सिचुएशन ऐसा क्रिटिकल होता है, वो किसी के साथ, मेरे लाइक जो भी ऐसे कंडीशन में रहते हैं, बड़े बड़े जो केसेस होते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं जले हुए केसेस होता है, वो पेन ऐसे होता है ना, मतलब मेडिकल पर उसने तो एक बार ऐसे डाल दिया, लेकिन उसका जो पेन हमें रेगुलर मिलता है, लाइफ टाइम मिलता रहेगा। उसका जो ट्रीटमेंट बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत दर्दनाक होता है। एवरीडे ड्रेसिंग होता है, हमारी स्किन हमारे आंखों के सामने काट के निकालते हैं, मतलब वो तो सुन डेली एनास्थेसिया नहीं दे सकते ना, डेली वो ड्रेसिंग होता है। वो एक पेन को हमें स्वीकार करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये झेलना ही झेलना है। आइदर तुम झेलो, आइदर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन दिखते हैं। आइदर मैं भगवान को वही प्रे करती थी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पॉजिटिव होकर भी मैं, क्योंकि मेरे अंदर भाई इंसान हूँ, मुझे दर्द होता है। मैंने आइदर मत मांगा था, आइदर भगवान के ये प्रे किया था, मुझे इससे इस तरह से बाहर कर दो। मेरी दिमाग में बस यही दो चली थी, मुझे मार दो नहीं तो बाहर कर दो, क्योंकि वो पेन एक लिमिट, सहने की लिमिट क्रॉस कर देती, इतना पेन होता है। यही थॉट आता था हमेशा। थैंक यू और मैम। मैम हमने पढ़ा था कि जो अब आपके हस्बैंड है सरोज सर, वो आपको हॉस्पिटल में मिलने आते थे और आपसे बात करते थे, आपको और आपकी माँ को हंसाते थे, थोड़े टाइम के लिए सही लेकिन हंसाते थे। तो क्या आपको क्या लगता है कि जब ऐसे लोग मोटिवेशन देते हैं तो उस मोटिवेशन का इंसान पे, सर्वाइवर पे क्या असर पड़ता है? सबसे बड़ी बात कि 2009 में वो नहीं मिले थे, और 2014 में जब मैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा हॉस्पिटल में, एक घरेलू हॉस्पिटल में, जब मुझे चलाने के लिए मेरी एक सीनियर फ्रेंड ने मदद किया था, उस टाइम उनसे मेरी मुलाकात हुई थी सरोज के साथ। लाइक सरोज एक मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव, वो पहले जॉब कर रहे थे, अब तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके। तो उस टाइम वो मिले थे, मतलब वो, उन्होंने मेरी पहला चेहरा नहीं देखा था, मैं कैसा हूँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। तो वो क्या था कि वो जो हॉस्पिटल के जो लेडी सिस्टर थी, वो अपने सारे दोस्त को बुला के दिखाते थे। सरस में उनके दोस्त थे और वो आते थे। एक होता है ना, सबकी सोच अलग है, दुनिया में 1000 टाइप के लोग होते हैं, हमारी सोच अलग, आपकी सोच अलग होती, उनकी सोच अलग है। हमें कैसे कैसे लोगों से मिलना पसंद है, आपको कैसे लोगों से कैसे मिलना पसंद है, वो अलग अलग की सोच है। तो उनके अंदर वो सोच थे कि सपोर्ट करने का सोच, कि मतलब वो ऐसा सोचते थे कि यार वो हमेशा मेरे लिए नहीं, सबके लिए, मेरे पास बहुत कुछ हो जाए पैसा, या मैं सबको सपोर्ट करने लगूं। तो इंसान जो सोचता है उसके साथ ज्यादा नहीं होता है। तो उनके मन में वो इमोशनल फीलिंग आया मेरी माँ को देखकर। और मेरी माँ बहुत मेहनत करती थी, उनको पता नहीं था मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था, मेरी माँ कैसे ट्रीटमेंट करता है। तो उन्होंने ऐसे एज ह्यूमैनिटी मिलना शुरू किया। और वो मतलब 1-2 दिन छोड़ के आते थे। तो एक होता है ना, जब मुझे ट्रीटमेंट किया जा रहा था, मुझे करेंट दिया जाता था, ट्राक्शन दिया जाता था थेरेपी में, तो मुझे बहुत पेन होता था, मतलब सीरियसली, मतलब इतना पेन, मैं चिल्लाते थे, इतना चिल्लाते थे कि दूर दूर तक लोग खड़े हो जाते थे। तो वो देख के वो सह नहीं पाए, उन्होंने मेरा चेहरा नहीं देख पाया था, मेरा फेस कवर हमेशा रहता था। वो आकर मुझे पकड़ते थे मेरी माँ के साथ, मुझे स्ट्रेन दिलाने के लिए, लेकिन मैं उनको जानती नहीं थी, ऐसे तो बहुत सारे लोग भाग के आते थे। तो धीरे धीरे वो मिलने लगे। तो मैं यही कहूंगी कि सपोर्ट करना इन द सेंस कि लोगों के दिमाग में वही होता है, मैं क्यों आगे जाकर मदद करूं, मैं फंस जाऊंगी, मेरा पैसा चला जाएगा। लेकिन वो इंसान कुछ भी चिंता नहीं किया, वो पहला जॉब कर रहा था, जो स्टार्टिंग उनकी सैलरी थी 7,000,
तो इतना कम सैलरी में उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं कितना मतलब कर पाऊंगा। वो हमेशा यही सोचते थे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो उनके दिमाग में आया, तो मेरे से आकर वो बात करने लगे, मेरी माँ से सब कुछ जानने लगे। तो धीरे धीरे एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया। तो अटैचमेंट होने के बाद उन्होंने आज एक दोस्त, क्योंकि वो मेरे से 1 साल बड़े हैं, तो थॉट बहुत ज्यादा मैचिंग करता था, केमिस्ट्री हम लोगों के बहुत मिलता था। ऐसे बात करते करते वो एक अच्छे दोस्त बन गए, और अच्छे दोस्तों के नाते वो मुझे हेल्प करने लगे। लाइक अपनी ड्यूटी को छोड़कर आएंगे, मेरी ट्रीटमेंट करने में मदद करेंगे, तो सब कुछ करते थे वो। हम ये जान के बहुत अच्छा फील हुआ कि आपको कुछ लोगों ने ऐसा ट्रीट किया और ऐसा कहा कि आपका ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए, और दूसरे हैंड पर सरोज सर थे जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, एंड उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू इसके लिए। मैम, अगला क्वेश्चन ये है कि आपके ट्रीटमेंट के बाद आपको एक ऐसा मोमेंट कब आया जब आपको ये लगा कि आपको अपनी जर्नी पूरे वर्ल्ड को बतानी है, एंड आपको एसिड अटैक के बारे में और लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी है ताकि ये किसी और के साथ ना हो, और आपको कैंपेन्स ज्वाइन करने, जैसे आपने बताया था कि आपने स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन ज्वाइन की थी। यस, एक्चुअली मैंने ऑनेस्ट बोलूं, मुझे नहीं पता था एनजीओ क्या होता है उस टाइम। मुझे एकदम से मतलब आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया, मुझे कुछ भी नहीं पता था एनजीओ क्या क्या होता है। सो उस टाइम क्या था कि जैसे कि मैं थेरेपी ट्रीटमेंट करने के बाद मेरे लिए चैलेंजिंग था चलना। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि 3-4 years लग जाएगा, लेकिन सर उसने उसको 4 month में मुझे चला के दिखाया था। मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़े अचीवमेंट आफ्टर एसिड अटैक। तो मैं जब 4 month में चल के मतलब स्ट्रांग हुआ, मैं चलने के लिए सक्षम हुआ, तो मुझे लगा कि मैं कुछ भी, मैं इतने कम दिन में चल सकती हूँ, तो मैं आगे लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ मुझे नहीं पता। तो मैं घर में आई 2014 लास्ट दिसंबर में डिस्चार्ज होके आई। तो 2015 मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मेरी बॉडी में फोकस किया कि मुझे चलना है, क्योंकि मैं बस स्लो चल रही थी, और वर्कर पकड़ के धीरे धीरे चल रही थी। तो रात को जब सो जाते थे माँ 1-2 बजे मुझे चलाती थी रोड पे, क्योंकि दिन में मेरे फेस को नहीं दिखाते थे कि मेरे घर की प्रेस्टीज खराब हो जाएगी, उनका शर्म लगता था सबको। इसलिए मेरी माँ गांव में जब सो जाते थे रात को 1-2 बजे मुझे रोड पे चलाती एवरी डे। तो मैंने पूरा होल ईयर ये प्रैक्टिस किया, तो मेरे दिमाग में वही आ रहा था। क्योंकि जब मैं 5 साल में बेड में पड़ी थी ना, तो सोसाइटी की जो बातें, कोई आकर बोल दिया कि बिन बाप की बेटी है, ऐसा ही होना था। कोई आके मेरी माँ के परवरिश के ऊपर उंगली उठाया, बहुत सारे ताने, बहुत सारे बातें सुनने को मिला था। और अब वो मतलब मतलब ऐसा होता है कि सोसाइटी के बातें लोगों को डिप्रेशन में ले जाते हैं। मैं ऑनेस्ट बोलूं, मुझे उनकी बातें एक जिद ले लिया था कि नहीं, मैं तो गलत नहीं हूँ, मैं क्यों उनकी बातें से होंगी, क्यों वो, क्योंकि क्रिमिनल तो वही सोच के ऐसे डालता है ना, वो जान से मारने के लिए नहीं डालता है, वो चेहरे पे इसलिए डालता है कि सोसाइटी उनको रिजेक्ट कर देगा और उसको ही एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा ही हुआ था जब मेरे पास ही अटैक हुआ, मुझे 4 दीवार के अंदर रहना पड़ा, फेस कवर करके, मेरे फेस को कोई नहीं दिखाना था। जब भी कोई आता था मुझे पूरा एकदम चादर, इतने मतलब बड़े बड़े गर्मी के दिन में भी मुझे चादर में ढांक के रखते थे, मुझे इतना पेन होता था, ऐसे मेरे बॉन बॉडी ऊपर से मुझे ढांक के रखते थे। और वो जो सारा पेन ना, मैं खुद ही अंदर अंदर झेल रही थी, और वो एक पॉजिटिव वे से झेल रही थी। आप लोगों को बताओ कि 5 साल में मैं, ये सच बात है कि मैं 1 लाख बार मत मांगी थी, लेकिन उससे 100 लाख बार मैंने बहुत सारे ड्रीम देखे थे। और मैंने हमेशा कहीं ना कहीं सुना है, और बचपन से ही मेरे दिमाग में था, पता नहीं किसने बोला होगा, क्या बोला होगा, कि आप जो सोचते हो हमेशा, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, हर चीजों से पॉजिटिव सोचते हो, आपकी बॉडी, आपके माइंड उस तरह से आपको सपोर्ट करता है, और आपकी लाइफ पे भी वैसा ही होता है। और सीरियसली मैंने बहुत पॉजिटिव सोचा है। मैं हमेशा यही सोचा था, क्योंकि मरने के लिए, मुझे डिप्रेशन में जाने के लिए 1000 वजह थे, सोसाइटी की बातें थी, मेरी चेहरा थी, सबसे ज्यादा लड़कों की ब्यूटी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मेरे लिए जीने के लिए वजह एक ही काफी थी, मैं गलत नहीं हूँ, गलत मेरे साथ था। यही जीत मेरे अंदर जो थी, वो मुझे जीने के लिए, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मेरे स्ट्रांग में थी, मेरी माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी,
उसने कभी ये नहीं बोला कि मैंने बेटी पैदा करके कुछ गलत, कि उसको पता था उसके बेटे के बारे में कि उसने बेटी को किस तरह से परवरिश की थी। तो यही जो वो जुनून थी मेरे अंदर, 2015 में मैंने लास्ट में सोचा कि यार मुझे कुछ करना है, क्या मुझे इस घर से बाहर आना मतलब घर मुझे जंगल टाइप का लग रहा था, क्योंकि हमेशा तो कवर करके रुकना है। जैसे मतलब कोई दुल्हन होता है ना, नई नई जाता है तो वो एकदम कवर करके रखता है, मुझे ऐसा ही दुल्हन को तो अच्छे ट्रीट किया जाता था, तो मेरी ट्रीट को तो छोड़ो, लोग आते थे मुझे भूत की तरह बिहेव करते थे कि यार ये, मतलब मुझे देख के डर जाते थे ऐसे ही। मतलब बच्चों को भी बोल देते देखो वहां पे एक भूत है, बच्चों को मेरी नाम लेकर डराते थे, उन लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी वही नाम, मेरी ही नाम दिया जाता था। तो ये बातें मुझे बहुत दर्द देती थी, लेकिन पॉजिटिव फीलिंग्स भी देती थी। ठीक है, मैंने उनकी एक दिन में उन लोगों के मुंह चुप कराऊंगी। तो फिर मैं अपने एक कजिन भाई को बोला कि भाई मुझे कुछ करना है प्लीज, इतने सारे अनाथ आश्रम है, मुझे वहां पे तो डाल दो, क्योंकि वहां पे तो मैं कुछ पढ़ सकती हूँ, नहीं तो वहां पे तो ले सकती हूँ, ऐसे घर में रहने से बात, तो वहां पे रहना अच्छा है मेरे लिए। तो उन्होंने ऐसे नेट में सर्च किया कि कैसे एक एसिड अटैक सर्वाइवर लाइफ में सर्वाइव कर सकती है। तो हमारे स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन का फेज आया, तो वहां पे मेल में उन्होंने डिटेल्स दिया। तो हमारे फाउंडर ने जब कॉल किया मुझे, तो मुझे नहीं पता था वो कौन है, एनजीओ क्या है, मैं कभी ट्रेन में भी कभी बैठी नहीं थी, तो मतलब आउट ऑफ सिटी भी कभी नहीं गई थी, बस लाइफ पढ़ाई में चल रहा था जिंदगी। तो मैंने बोला आप जो भी हो मुझे ले चलो। अब तो वो हंसने लगे, फिर वो 2 महीने तक मेरे से बात की, उन्होंने मुझे एनजीओ के बारे में अच्छे से समझाया। तो मेरी दिमाग हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि मैं जो भी चीजें मुझे कोई समझाता है मैं जल्दी उसको कैचअप कर लेती हूँ। तो मेरी एक होता है ना, मेरी जुनून को एक मंजिल मिल गई थी कि मुझे नहीं, मुझे अच्छा रास्ता मिला है। तो बहुत सारे लोग नेगेटिव बात करने लगे कि यार तो क्यों इतना दूर जाओगी, तुझे तेरी किडनी बेच देंगे, तेरी रेप कर देंगे, वो कर देंगे। तो मेरे को डर नहीं था, ठीक है ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, जान तो बची है, वो ही तो ले जाएंगे ना, मुझे घर से निकलना है। तो फिर 2016 से मैं कैंपेन ज्वाइन की, तो वहां पे दिल्ली में रहा, वहां पे कुछ सर्वाइवर्स से मिली, देख नहीं पाते थे लेकिन रियल फील कर पा रही थी। और मेरी मेरी जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग था, मैंने चलना शुरू किया उसके बाद मेरे 3 चैलेंजिंग था। आंख, मुझे रोशनी वापस लानी आंखों का, और सबसे बड़ा चैलेंजिंग था मेरे केस रिओपन। ये सबसे बड़ा धोखा लगा था मुझे, क्योंकि 2012 में पुलिस ने मेरे केस को क्लोज कर दिया था पैसा लेकर कि इस नाम से कोई आदमी नहीं है। तो मेरी माँ के पास कोई पावर नहीं था केस लड़ने के लिए, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। और मुझे सबसे बड़ा धक्का लगा था कि पुलिस हमारे समाज के लिए, सुरक्षा के लिए रहता है, तो इन्होंने ऐसा काम किया तो मैं किसके ऊपर भरोसा। फिर भी हमारी आइन के ऊपर मुझे भरोसा था, ठीक है एक पुलिस ऐसा हुआ तो सब पुलिस तो ऐसा नहीं है। तो फिर वो जीत थी मेरे, मुझे आगे बढ़ाने के लिए सक्सेस हुआ। और मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में आंखों को दिखा लिया था, लेकिन सबने मना कर दिया तुम देख नहीं पाओगी। उड़ीसा में दिखाया, अपोलो में दिखाया, फाइनली लास्ट ऑप्शन थी मैं चेन्नई गई। चेन्नई शंकर ने हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चला, तो उन्होंने 50-50 चांस रखा कि तुम देख सकते हो, लेकिन ऑपरेशन करेंगे, दूसरे इंसान का आंख लगना पड़ेगा, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते, एक बार ऑपरेशन करेंगे तो सक्सेस होगा, नहीं तो नहीं। एक पॉजिटिव सोच के साथ मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, ऑपरेशन किया, मेरी इस आंखों पे एक दूसरे इंसान का आंख लगा। तो फाइनली 1-2 महीने में मेरी, क्योंकि सडन रोशनी वापस नहीं आता है, वो दूसरे पार्ट्स का, दूसरे इंसान का पार्ट्स होता है, तो हमारे बॉडी उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगाता है। तो फाइनली ये 2017 जुलाई 9 को ऑपरेशन हुआ और मेरा आई विजन वापस आया सितंबर में। तो फाइनली मैंने कैश रिओपन कर लिया। तो वो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग था, एक जीत थी, क्योंकि वो एक आर्मी ऑफिसर था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में था और वो कुपवाड़ा में ही जॉब कर रहा था, कश्मीर बॉर्डर के ऊपर। और आर्मी को अरेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं जहाँ पे भी गई, जिन एडवोकेट से मिली, पुलिस से मिली, सबने मना कर दिया कि 9 साल के कैसे क्यों इतना पीछे भाग रहे, कुछ नहीं हो पाएगा, आर्मी वाला अलाउ नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। फिर भी मैं हार नहीं मानी। तो फिर उस टाइम न्यू पोस्टेड हुए थे कि आईपीएस ऑपरेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उनको जब पता चला उन्होंने मेरे केस में मदद करने की कोशिश की कि बेटा मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी और तुम्हारी उड़ीसा पुलिस तुम्हारे साथ है। एक एनर्जी आ गई। फिर भी उन्होंने केस रिओपन किया और धीरे धीरे मैं वहां पे मीडिया में आने लगी।
फिर भी वो अरेस्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कश्मीर जाके वो फ्लड आ रहे थे, हजार हजार कैंप है, तो वहां पे सच में अलाउ नहीं कर रहे थे। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया, मैं सीएम सर को ट्वीट करूंगी। तो मैं 2017-16 नवंबर का आई थी इवेंट में, आई वाज ए शो स्टॉपर दिस इवेंट। लेकिन क्या हुआ था कि जब मैं आई तो मुझे किसी किसी ने पूछा कि तुम केस में जस्टिस नहीं मिला है तुम्हें, और तुम कैसे दूसरे लोगों को न्याय दिलाओगे, क्योंकि उनको पता था मैं उड़ीसा के सर्वाइवर्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो मेरे दिमाग में सच में मेरे को ये चल रहा था कि मैं खुद को जब न्याय नहीं दिला पा रही हूँ, मैं क्या किसके लिए काम करूंगी। तो मैं होटल में आ गई, काम खत्म करके ऐसे ही 12 बजे बैठी थी, मैंने सीएम सर को ट्वीट करना शुरू किया। मैंने मेरे सारे ग्रुप थे, मैंने बोला सब ट्वीट करा। और मैं इतनी लकी हूँ, सीएम सर ने मुझे आधा घंटे में रिप्लाई दिया, और उसी दिन उन्होंने गाड़ी फोर्स भेजी। 6:30 में उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया था उनसे मिलने के लिए। मैं उसी दिन सीएम ऑफिस गई, मैं सीएम से मिली। तो सीएम सर ने, नवीन पटनायक सर ने जब बोला कि आप क्या चाहते हो, मैंने बोला सर 9 साल हो गए मैं जिंदगी के साथ लड़ लड़ के, तो मैं अब तक जब मुझे न्याय नहीं मिला, उसको अरेस्ट नहीं किया गया, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जितने सारे केस पेंडिंग है सबको रीओपन कीजिए। तो उन्होंने सच में ऐसा ही किया, और सीएम के अंदर जब हाई लेवल अथॉरिटी के अंदर केस चला गया तो नेशनल न्यूज बन गया, तो उसको पता चल गया। तो वो कश्मीर से एप्लीकेशन देके भाग गया था, तो उसकी फोन ट्रैक में थी, तो उसने सिम चेंज कर दिया था, और फोन भी उसने चेंज कर दिया था। तो फिर दिल्ली में छुपा हुआ था, दिल्ली से वो कोलकाता सर्वेंट हाउस में छुपा हुआ था। तो 25 नवंबर रात को 2 बजे वो पकड़ा गया। तो मेरी जिंदगी की मैंने जो सेकेंड चैलेंज मैंने जीता, सॉरी थर्ड चैलेंज मैंने जीता, उसको अरेस्ट करवाया। मैंने उसी दिन उसको सजा दे दिया था जब वो अरेस्ट हुई 25 नवंबर रात को 2 बजे 2017 को, कि वो यही सोच रहा होगा कि रानी के ऊपर मैंने एसिड डाला था, वो 4 दीवार के अंदर रहने था, ये मैं आज 4 दीवार के अंदर हूँ। पनिशमेंट उसी दिन उसको दे दिया। मुझे नहीं पता हमारे सिस्टम में उसको पनिशमेंट कितने दिन मिलेगा, लेकिन उसी दिन उसको सजा दे दिया था। मैम, आपके साहस की दाद देनी पड़ेगी, आपकी बातें इतनी इंस्पायरिंग है। और आप छांव फाउंडेशन और शीरोज कैफे के साथ भी काम करती हैं, तो क्या आप हमें अपने उधर के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताएंगी? Yeah, nowadays I am working with Charm Foundation as a project coordinator and PR manager, and उसका एक ब्रांच है उड़ीसा में, और मैं उड़ीसा का ब्रांच का लीडर हूँ, हेड ऑफ लीडर। तो यहाँ पे जितने सारे फिर स्टेट का काम मैं देखती हूँ अकेली, लाइक उनके मतलब लाइक आई वर्क फॉर द रिहेबिलिटेशन बेटरमेंट ऑफ द सर्वाइवर इन उड़ीसा। तो चाह फाउंडेशन के साथ मैं 2016 से जुड़ी अब तक हूँ, लाइफ टाइम तक रहूंगी। वो एक फैमिली है, 2013 से पहले इस मुद्दे पे कोई बातचीत नहीं हो रहा था। तो चाह फाउंडेशन के जो फाउंडर है, 2 सोशल आर्टिस्ट है, आलोक दीक्षित एंड आशीष शुक्ला, उन्होंने 2013 में एक स्टॉप एसिड अटैक कैंप लॉन्च किया। उन्होंने ये देश हमारी इंडिया में स्टॉप एसिड अटैक मुद्दे पे बातचीत शुरू की, उसके बारे में बातें बहुत बढ़ी। तो हमारे अंडर 2 कैफे लाइक सिरोज आउट लखनऊ एंड आगरा, विच मैनेजमेंट बाय एसिड अटैक सर्वाइवर। वहाँ पे एसिड अटैक सर्वाइवर को ट्रेनिंग दिया जाता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट करने के लिए जॉब दिया जाता है। तो मतलब प्रॉब्लम ये आती थी जब उन्होंने कैंपेन शुरू किया था, उनको लगा था कि एसिड अटैक कम हो गए, लेकिन बहुत सारे केसेस आए। तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये आई हमारे समाज में, आप भी ये जानते होंगे, आप महसूस कर रहे होंगे, एसिड जब अटैक होता है तो हम सुनते हैं कि एसिड अटैक इस लड़की पे हुआ और उस एरिया में हुआ, उसके बाद उसकी जिंदगी क्या हुआ किसको नहीं पता। क्योंकि पहले क्या होता था ना, एसिड जब अटैक होता था, मीडिया अगर एसिड अटैक के कोई भी पिक्चर वो छपाता था, उसका पिक्चर स्क्रैच करके छपाते थे, पिक्चर को क्लियर नहीं आने देते थे। तो ये लोगों को कैसे पता चलेगा दर्द कैसा होता है, पूरी डिटेल्स नहीं लिखते थे। तो इसके आवाज में हमने बात करना शुरू की, मीडिया में एग्नेस्ट में गई, इन द सेंस कि एग्नेस्ट में नहीं गई, उनको बताया कि हम अपने चेहरा दिखाना चाहते हैं, तो आप क्यों हमारे चेहरे को ऐसे खराब करते, तो ऐसे मतलब विजुअल नहीं दिखाते। तो उन्होंने दिखाना शुरू किया, लोगों की इमोशनल जो जागरूक हुई, वो जानने लगे कि ये क्या है। मतलब सब सब सुनते थे, लेकिन सुनने में देखने में बहुत फर्क होता है।
तो फिर उसके बाद जब ये चीजें आई तो फिर बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर धीरे धीरे जुड़ने लगे। एक होता है ना हम लोगों को, एक होता है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आसमान में बहुत सारे तारा होता है, लेकिन हम हमेशा टूटे हुए तारा को ही देखे हुए मांगते हैं। तो मैं हमेशा खुद को ही वही टूटे हुआ तारा फील करती हूँ कि मेरे को देख, भले ही मेरा चेहरा जल गया हो, आज सोशल मीडिया में जहाँ पे मैं स्पीच देने जाती हूँ, डरे हुए लोगों को हिम्मत मिलती है और हारे हुए लोगों को ताकत मिलती है। बहुत सारे लोग मेरे से इंस्पायर होते हैं। अगर मैं एक पर्सन एक लोगों को इंस्पायर कर पाती हूँ तो मेरे से वो बड़ी तो हजार हजार लोग इंस्पायर होते हैं। तो हम लोग जब ये इस मुद्दे में बातचीत करना मीडिया में शुरू किया, बहुत सारे सर्वाइवर जुड़ने लगे, कहाँ कहीं से, इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया से, बिहार से हम लोगों के साथ जुड़े हैं, यूपी से तो आधे से आधा सर्वाइवर, उड़ीसा से तो बहुत सर्वाइवर जुड़े हैं, बहुत सारे स्टेट से हम लोगों के साथ सर्वाइवर्स जुड़े। ये इंटरनेशनल लेवल तक फेमस हो गए हमारी फाउंडेशन। तो उसके बाद मैंने आई कि जब, क्योंकि मतलब आज के समाज में डिग्री होने के बाद अगर फेस अपना क्लियर नहीं, इतना ग्लो नहीं है, तो कोई जॉब नहीं देता है, नॉर्मल जॉब आपको नहीं मिलता है। आप एक लड़के होकर भी आपको पता होगा, पहले ब्यूटी को बहुत इम्पोर्टेंट देखते हैं। मतलब हमारे टीम में बहुत सारे लोग, लड़कियां ग्रेजुएशन है, मोस्टली लड़कियां तो 16-17 उम्र में ऐसे रहता हुआ था जैसे मेरे ऊपर, तो अपनी पढ़ाई वो ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाते, और जो कंप्लीट कर चुके हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा था। इवन की कॉल सेंटर में भी जॉब नहीं मिल रहा था। कॉल सेंटर वालों को हमें बोला कि यार कॉल सेंटर में तो सिर्फ बात करना है, आप क्यों जॉब नहीं दोगे? तो बोला नहीं नहीं मैम, आपके फेस को देखकर हमारे स्टाफ डर जाएंगे, वो मतलब मुंह पे बोल देते। तो ये बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई। तो जब चेहरा जल जाती है तो परिवार के ऊपर एक बर्डन लगता है, सोसाइटी इतना रिजेक्ट कर देता है, परिवार ऑलमोस्ट डिप्रेशन में गुजरता है। तो उन्होंने एक कैफे शुरू किया आगरा में, हमारी टीम ने 2016 में ही, 14 लास्ट में ये कैफे पहला कप से शुरू हुआ था। कैफे का मेन पर्पस था कि हम चाहते तो ऑफिस खोल पाते, लेकिन ऑफिस में सिर्फ जो काम जिनको जरूरत है वो आएंगे, लेकिन कैफे एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग आ सकते हैं। और हमारे कैफे का मेन पर्पस था पे जहाज और कुछ भी, आज तक कोई भी प्राइस नहीं लिखा है, और जो भी आए मन इच्छा खाए और आप अपने हिसाब से पेमेंट करके जाए। पहले तो बहुत सारी रिजेक्शन मिली, जब आते थे ज्यादातर इंडियन आते थे तो वो अपने हाथों को देख के, जो हमारे सर्वाइवर सर्विंग करते थे, हाथों को देख कर उठ के चले जाए। फिर धीरे धीरे 10 में तो 5 लोग पूछने लगे, ये बातें ये मुद्दे बहुत, हमारे जो मेन मकसद था अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बातें बढ़ने लगी तो लोग जानने लगे। तो फिर एक दिन सीएम जब थे अखिलेश यादव सर, वो आए तो उन्होंने लखनऊ में कैफे प्रोवाइड किया, जहाँ पे अभी सर्वाइवर 30 से 36 सर्वाइवर जॉब कर रहे। तो हमारा मेन पर्पस था कि अवेयरनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ट्रीटमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट हर हॉस्पिटल में फ्री है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। लेकिन ये सुनने में सिर्फ अच्छा लगता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेशन नहीं है। जितने भी सारे लॉस हमारी मतलब अच्छे के लिए निकाल दिया है गवर्नमेंट ने, जो भी लॉस है ट्रीटमेंट को लेकर, कॉम्पेंसेशन को लेकर, ये सुनने में भी सिर्फ आता है। लोगों को लगता है यार एसिड पड़ गया, इसको तो बहुत सारे कॉम्पेंसेशन मिला है, ये सुनने में सब कुछ आता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेशन नहीं है। इसके लिए हमारे फाउंडेशन एडवोकेसी का काम करता है। लड़कियों के ट्रीटमेंट, जैसे आधा लड़कियों के अपोलो में, वहाँ पे हमारे साथ मेल सर्वाइवर भी जुड़े हैं, हम इक्वालिटी में ही काम करते हैं। तो आधा सर्वाइवर की ट्रीटमेंट अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा है, आधा चेन्नई में चल रहा है, आधा कोयम्बटूर में चल रहा है, आधा उड़ीसा में चल रहा है। तो सबके ट्रीटमेंट में मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारे जो ट्रीटमेंट वो लाइफ टाइम रहेगा, बहुत पेनफुल होता है। जैसे मैं आधे शरीर से जिंदा हूँ, मुझे सिर्फ एक आंखों से 20% दिखता है, एक पूरा डैमेज है, एक कान में मुझे सुनाई नहीं देता, आपने ओपन हार्ट फोटो देखा होगा, मेरे एक कान भी नहीं है। तो मैं आधा शरीर से जिंदा हूँ, तो उस आधा शरीर को बचाने के लिए भी बहुत फाइट करना पड़ता है। मुझे हर 2 महीने चेन्नई जाना पड़ता है, चेकअप में रहना पड़ता है। अगर मैं रेगुलर चेकअप में नहीं रहूंगी तो मैं ब्लाइंड हो जाऊंगी। ये सब सारे खर्चे हमारी फाउंडेशन ही उठाता है। और मतलब मेरे पास कोई पढ़ाई में, सच बताऊं, मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे काम करने की तजुर्बा ने, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ काम किया है। मैंने 12th तक पढ़ा है, उसके बाद आई वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड 9 years, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई थी, बिकॉज मैं मेडिकल स्ट्रगल कर रही थी। उसके बाद मैंने प्राइवेटली काउंसलिंग कोर्स किया, ग्रूमिंग कोर्स किया, क्योंकि एक लीडर के तौर पे मैं काम कर रही हूँ। सब जगह मैं स्पीच देने जाती हूँ, मुझे लोग बुलाते हैं, मीटिंग में अटेंड करने जाती हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे, ठीक है मैं अभी कॉलेज नहीं जा सकती,
लेकिन मैं प्राइवेटली तो सब डिग्री में पढ़ाई कंप्लीट कर सकती हूँ। मैं रोज पढ़ती हूँ, रोज कुछ ना कुछ सीखती हूँ। एडवोकेसी की ट्रेनिंग लिया, जो एडवोकेट जो लॉयर काम करते उनका मैंने 3 मंथ ट्रेनिंग किया कि लॉयर को जो आता है, क्योंकि मुझे ये जानना था कि अगर सर्वाइवर के साथ अचानक कुछ होता है हमें क्या पहले करना चाहिए। उनके केस में क्योंकि बहुत सारे केस में होता है पुलिस ही केस को हमारा लूज कर देता है, इसलिए कुलप्रीट को बेल मिल जाता है। अगर हमें वो ज्ञान पता होगा तो मैं किसी भी केस को लूज होने नहीं दूंगी, हम प्रेशर डाल सकते। तो मैंने काम करने के तजुर्बा ने मुझे इतना मतलब इम्प्रूव किया। तो मैं आज एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंड पीआर मैनेजर के रूप में जॉब करती हूँ वहाँ पे, एंड एक्स्ट्रा मैं यहाँ का ब्रांच संभालती हूँ। मैम, आप काफी लोग इंस्पायर होते हैं आपसे और उनमें से हम भी एक हैं। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो काफी लड़कियां ऐसी हैं जो बाहर जाने से डरती हैं कि उनके ऊपर ऐसा एसिड अटैक ना हो जाए। तो क्या उनके पास कोई भी तरीका है जिससे वो खुद को बचा सके? उनके लिए कोई सेफ्टी की मेजर्स हैं? एक्चुअली हमारे मन डर क्यों आता है, हम पहले हमारे साथ कुछ भी होता है ना, हम बताने से लिए डरते हैं। तो अभी तो पहले क्या था कि इतना अवेयरनेस थे फैमिली, अभी तो इतना सोशल मीडिया अवेयर हो रहे हैं और टीवी मीडिया में देती है सब कुछ चीजें, मतलब बताने लगे हैं। तो पहले जो बच्चों के साथ ऐसा होता है तो वो पहले डरना नहीं चाहिए। अगर पेरेंट्स नहीं चुन रहे तो आप पहले उनको पुलिस का इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। वो अगर डर के घर पे बैठ जाएंगे, नहीं मेरे पेरेंट्स तो मुझे, ऑब्वियसली बहुत सारी फैमिली के साथ ऐसा ही होता है, पेरेंट्स उल्टा ही उनके ऊपर उंगली उठा रहे थे, तो वो बच्चे डर के कुछ भी नहीं बोलते, खामोश रहते। लेकिन अगर वो बोलते नहीं है तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाके बेफिक्र होकर इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है, पुलिस 1000 सवाल करेगी, कहाँ पे हुआ था, आपको सच्चाई बताना है, क्योंकि आपके साथ आप क्यों डरते हो। पुलिस हमेशा, मैं हर साल अभी रिसेंटली गई थी 7 फरवरी को ओडिशा एकेडमी में जाती हूँ, पुलिस से जो हेड एकेडमी ओडिशा का, वहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स आते हैं हर साल मुझे बुलाते हैं, वहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मतलब उनका एजेंडा हमेशा, उनके आईजी का एजेंडा मतलब हेड आईजी का एजेंडा ये रहता है कि पुलिस जाने की, पुलिस का गलत कहाँ पे। और पुलिस हमेशा एक बात कहता है कि मैडम हमको सर्वाइवर खुद खुल के कुछ बताता नहीं है, वो डर जाता है। तो हम पुलिस से क्यों डरे, पेरेंट्स से डर जाओ। ठीक है, पेरेंट्स अगर फेल नहीं होगे तो पुलिस को दोस्त मान के दिल खोल के बताओ, क्योंकि तुम उस दर से गुजर रहे हो, तो पुलिस तुम्हें सेफ रखेगा। और आई थिंक पुलिस की डर से वो लड़का हिम्मत नहीं करेगा, एक डर रहना चाहिए। लेकिन हम डर के कुछ नहीं बताते, कुछ दिन तक खामोश रहते हैं, फिर बाहर जब जाते हैं फिर तुम्हारे साथ वही घटना होती है। तो मेरे साथ वही था ना, अगर मेरे पापा के बेटे लोग पुलिस का हेल्प लेते, मारपीट नहीं करते, उसकी एक मतलब गुस्सा को नहीं बढ़ाते, तो आज ऐसा नहीं होता। लेकिन वो लड़का अपनी मदंगी दिखा दिया उनके सामने, लेकिन बलि तो मैं पड़ी ना। हाँ जी मैम, आपने इतना इंसाइटफुल आंसर दिया है एंड आई एम श्योर कि बहुत लोगों को इससे मदद मिलेगी। एंड आपने एकदम सच बोला कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए अगर हमें कुछ भी ऐसा लगे कि कुछ भी बुरा हो सकता है या फिर हमारे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि वो हमारी मदद करेंगे, क्योंकि ये उनकी जॉब है। मैम, अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगी अपनी उस सेल्फ को, जब आप इतने टफ फेज से गुजर रही थी पर आपने गिव अप नहीं किया और आप इतने पेन में थी? ओके, मतलब मैं एक पोएट्री में बोल देती हूँ। मेरा चेहरा जलाकर सोचा उसने कि टूट जाऊं मैं। मेरा चेहरा जलाकर सोचा उसने कि टूट जाऊं मैं। अपने हौसले की पक्की हूँ, अपने सपने से भला कैसे टूट जाऊं मैं। उसकी हैवानियत और उसकी अहंकार से बड़ा संघर्ष है मेरा। उसकी हैवानियत और उसकी अहंकार से बड़ा संघर्ष है मेरा। अपने संघर्षों को कैसे भूल जाऊं मैं। मेरा चेहरा जलाकर सोचा उसने कि टूट जाऊं मैं। ये सच बात है, मेरा चेहरा उसने जला दिया। ये सच बात है, उसने मेरा चेहरा जला दिया, लेकिन उसने मेरी ताकत को नहीं जला पाया। ये सच बात है, मेरी जिस्म को उसने तोड़ के रख दिया। ये सच बात है, एसिड की तेजाब से उसने मेरे जिस्म को तोड़ के रख दिया, लेकिन मेरे सपनों को नहीं जला पाया। ये जो भी शरीर था ये मेरा ही था, इस शरीर पे किसका हक नहीं है। किसी की वजह से आप खुद
सबको हेल्प करना ना भूलिए। भगवान उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। मैं हमेशा खुद की सुनी और खुद की मदद करने के लिए हमेशा खुद कोशिश की कि मैं इस दोस्त से कैसे बाहर आऊं, क्योंकि मैं गलत नहीं थी। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको नहीं डरना चाहिए। हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान में रखिए कि आप जो भी कर रहे हैं आप गलत नहीं कर रहे, आप किसी को नुकसान नहीं दे रहे हो, तो आपके साथ कभी नहीं गलत होगा। मैम मैं क्लैपिंग करना चाहूंगी इसको सुन के। थैंक यू मैम। थैंक यू मस्ट मैम, बहुत अच्छी कविता थी। और आपकी इन बातों से हम सब लड़कियों को इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मिली है, मोटिवेशन मिली है। तो thank you ma'am for talking to us and giving us your precious time, and talking with you has helped us realize how much the society and its overall outlook towards acid attack survivors will improve if we talk more about these topics. एंड मैम हमारी पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेगी, क्योंकि आपने अपना टाइम निकाल के हमसे बात की, हमें इतना कुछ समझाया, इतनी कुछ नई चीजें बताई, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। एंड हम इतना ज्यादा इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, एंड आपसे बात करने के बाद, and we are in awe of the strength you possess and how you always and at each every step of your journey have proved that one can re-emerge stronger by having a firm sense of self-belief. Thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच, इट इज माय प्लेजर। एंड आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट में इंटरव्यू देने के लिए। तो अगर कुछ गलत हुआ होगा तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी और मैं बहुत कंट्रोल करके बोल रही थी क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया था। Ma'am, thank you.